गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, सीएस और इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को जो कि मैथमेटिक्स 4 पढ़ रहे हैं कि यूनिट नंबर 2 का एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बारे में वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा और आपको दिया जाएगा। तो मैं ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैनी फिजिकल और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स व्हेन मॉडल्ड मैथमेटिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अराइज। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं इंजीनियरिंग के और फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं वेव इक्वेशन के बारे में, जिनकी जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो फंक्शन है u, जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। यानी हम मल्टीवेरिएट फंक्शन की बात कर रहे हैं। मल्टीवेरिएट फंक्शंस को जब हम उनकी मॉडलिंग करते हैं तो उनमें से कुछ फंक्शंस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बन जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास में सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, जैसा कि हम 11th या 12th में करते थे, हमारे पास कोनिक सेक्शन की एक सेकंड ऑर्डर की जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग अलग कंडीशन में सर्कल बन जाती थी, कभी पैराबोला बन जाती थी, कभी हाइपरबोला बन जाती थी और कभी एलिप्स बन जाती थी। तो उसी टाइप से एक जनरल सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि है हमारे पास में a del 2 u over del x2। यहाँ पर समझने की बात ये है u इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड y, सो u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है और y के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। दूसरी टर्म है हमारे पास प्लस b del 2 u over del x del y, प्लस तीसरी टर्म है c इंटू del 2 u over del y2, प्लस ये हमारे पास में कई सारी टर्म्स हैं जो कि हम जिन्हें मेंशन नहीं करना चाहते, या तो वो कांस्टेंट टर्म है या फंक्शन है या फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ u है या डेल u ओवर डेल x है, डेल y है, इज इक्वल टू 0। तो ये जो लास्ट वाली चीज़ें हैं हमने इन्हें इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन करना है। तो हमारे पास जितने भी सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं हमने उनके बारे में आपको बता दिया है। एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर पहली टर्म के मल्टीप्लिकेशन में a है, दूसरी टर्म के मल्टीप्लिकेशन में b है और तीसरी टर्म के मल्टीप्लिकेशन में c है। तो ये a b c जो है ये x और y के फंक्शन भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, तीनों के लिए यही कंडीशन है। तो ये जनरल फॉर्म है, यानी कोई सी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में होगी तो वो इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में होगी। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कई बार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं और कई बार इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 में दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी यदि इक्वेशन नंबर 1 का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, यानी यदि टाइम इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग एक कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 के साथ दी है तो
वो जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम इनिशियल कंडीशन कहेंगे, और ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन उस इनिशियल कंडीशन के साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी। बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की। वो कंडीशंस जो बाउंड्री के कंडीशन दी होती हैं। बाउंड्री का मतलब एक्स के किसी एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग या एक्स के किन्हीं दो पॉइंटों के कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसी कंडीशंस बाउंड्री कंडीशन कहलाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, उसमें ए बी सी की कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और एक कंडीशन दी है हमें u की वैल्यू 0 हो जाती है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो चूंकि x के कॉरस्पॉन्डिंग u की वैल्यू बदल रही है, 0 हो रही है, तो इस कंडीशन को हम बाउंड्री कंडीशन कहेंगे। एक और बात समझ लीजिए, यदि u 0 हो रही है t इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये कंडीशन इनिशियल कंडीशन कहलाएगी। यानी टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो u पर कंडीशन इम्पोज होती हैं वो इनिशियल कंडीशन कहलाती हैं, और x के कॉरस्पॉन्डिंग यानी बाउंड्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंडीशन u पर इम्पोज होती हैं वो इनिशियल कंडीशन कहलाती हैं। तो अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 2। तो इस पेज के बारे में अब हमें करना है क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में देख चुके हैं। दोबारा से मैंने इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने लिख दी है। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स और कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विद कंटिन्यूअस पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो इस इक्वेशन को हमें क्लासिफाई करना है। क्लासिफिकेशन का मतलब है ये इक्वेशन इलिप्टिक है नेचर में, या हाइपरबॉलिक है नेचर में, या पैराबॉलिक है नेचर में। तो इसी चीज़ को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी कि इस इक्वेशन का नेचर जानना। इस इक्वेशन की नेचर जानने के लिए, जैसा कि हम लोग पहले से भी परिचित हैं, मैं ऑलरेडी रेफरेंस दे चुका हूँ कॉनिक सेक्शन का, वो आपको पता होगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबा उसे खींचना नहीं चाहता हूँ। फिलहाल हमें इक्वेशन नंबर 1 का क्लासिफिकेशन करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम del 2 u ओवर del x2 का कोफिशिएंट देखेंगे जो कि a है, del 2 u ओवर del y2 का कोफिशिएंट देखेंगे जो कि b है, और del 2 u ओवर del y2 का कोफिशिएंट देखेंगे जो कि c है। तो ये हमारे पास 3 क्वांटिटी आ गई हैं a b c। तो हमने क्या किया है, डिस्क्रीमेंट निकाला है इनके लिए। डिस्क्रीमेंट की वैल्यू भी हम पहले से ही जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रीमेंट होती है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इक्वेशन के लिए जो वैल्यू आएगी और अलग अलग रीजन में, उससे ये बात निश्चित होगी कि ये इक्वेशन इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है। देखते हैं कैसे। यदि मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली किसी इक्वेशन के लिए और वो आ गई है नेगेटिव, तो ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशन नंबर 1 जिसके बारे में हम नेचर चेक कर रहे हैं या जिसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो इक्वेशन नंबर 1 इलिप्टिक कहलाएगी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है। यदि इक्वेशन नंबर 1 का क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं और किसी दूसरे केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो वो वाली इक्वेशन नंबर 1 हाइपरबॉलिक कहलाएगी। इसी टाइप से यदि हमारे द्वारा निकाले गए डिस्क्रीमेंट की वैल्यू किसी और इक्वेशन के लिए किसी और रीजन में 0 के बराबर आ जाती है, तो वो इक्वेशन ऐसी कंडीशन में पैराबॉलिक कहलाएगी। जैसा कि हम कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, इलिप्टिक, हाइपरबॉलिक और पैराबॉलिक कंडीशन, पैराबॉलिक इक्वेशन होती हैं। बिल्कुल सेम टाइप का प्रोसेस है।
यदि बच्चे उससे कंपैरिजन करके देखेंगे तो जो कंडीशन इलिप्स की, हाइपरबोला की और पैराबोला की थी कॉनिक सेक्शन में, वो सेम कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये चीज़ पूरा का पूरा प्रोसेस टैली होता है। यदि बच्चे उस चीज़ को ध्यान ना भी रखना चाहें तो भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम केवल इसी बात को ध्यान में रख के भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कुछ यूजफुल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस पूरी यूनिट में चलती रहेंगी और उन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग अलग केसेस में हम सॉल्व करेंगे। तो आज 3 टाइप की इक्वेशन है जो पूरी यूनिट में आएंगी। मैं उन तीनों टाइप की इक्वेशन को आपको अभी बता देता हूँ, आप उसे आज से ही लर्न कर लें, मेमोराइज कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई भी चीज़ अनफेमिलियर ना लगे। यदि हम किसी रॉड में या किसी वायर में हीट कंडक्शन को इक्वेशन को मॉडल करेंगे तो वो 1 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन कहलाएगी। ऐसी इक्वेशन को 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो होती है उसका जो फॉर्म बनेगी वो हर कंडीशन में यही बनेगी, यानी डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू। चूँकि इसमें केवल एक ही डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, तो मैंने इसके ज्योमेट्री भी सामने बनाई है कि एक रॉड है जिसमें एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी है, तो और टाइम के रेस्पेक्ट में हम इस रॉड में हीट फ्लो को कंसिडर कर रहे हैं। तो एक साइड में तो 1 पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का टाइम के रेस्पेक्ट में, और दूसरी साइड में है सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, यानी सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यदि हम इसी सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ए बी सी की कुछ निश्चित चीज़ें होती हैं और कुछ निश्चित चीज़ें नहीं होती हैं, तो यदि मैं किसी प्लेट में हीट कंडक्शन को कंसिडर करना चाहूँ, ये सामने ज्योमेट्री आपको दिख रही है, किसी प्लेट में, चूँकि प्लेट में 2 डायरेक्शन होती हैं, एक तो एक्स के रेस्पेक्ट में और दूसरी वाई के रेस्पेक्ट में, तो प्लेट में होने वाले हीट कंडक्शन को यदि मॉडल्ड किया जाए तो वो बन जाती है, आप इक्वेशन देख लीजिए, डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू। ये सेकंड ऑर्डर की, ये सेकंड डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, यानी 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, यानी कि प्लेट में होने वाले हीट कंडक्शन को ये शो करती है। लेकिन हमने ए और बी 2 केसेस में एक चीज़ नोटिस की है कि लेफ्ट हैंड साइड में डेल यू ओवर डेल टी है। डेल यू ओवर डेल टी होने का मतलब ये है कि जो हीट कंडक्शन है, यानी हमारा टेम्परेचर फंक्शन u है, टेम्परेचर फंक्शन पर टाइम का भी इफेक्ट पड़ता है, x का भी इफेक्ट पड़ता है और y का भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये जिन इक्वेशंस में टाइम का इफेक्ट पड़ता है वो ट्रांजिएंट स्टेट में होने वाली हीट फ्लो की कंडीशन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि टाइम का इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन हो जाती है। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब ये है कि डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू 0। यदि इक्वेशन नंबर 2 में टाइम का इफेक्ट ना पड़े, यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन हो जाए, तो डेल यू ओवर डेल टी की वैल्यू इस बी में 0 हो जाएगी। तो बी में जैसे ही 0 हो जाती है तो हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाती है जो कि है डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू इज इक्वल टू 0। यानी स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो की इक्वेशन ये बन जाएगी
और इसी इक्वेशन को लाप्लास इक्वेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम वेव इक्वेशन की, यानी किसी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन को यदि मॉडल किया जाए, ऑसिलेशंस को मॉडल किया जाए, तो वो वेव इक्वेशन बन जाएगी। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को आप देख लीजिए। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है, इधर आपको इधर दिख जाएगा, ये होती है del 2u ओवर del t2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर del 2u ओवर del x2। तो आप लोग एक तो हीट इक्वेशन को याद रखेंगे, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन को याद रखेंगे। दूसरा एक और हीट इक्वेशन है जो कि स्टेडी स्टेट में है, जिसे लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। और एक और इक्वेशन है जिसे वेव इक्वेशन कहते हैं, वन डायमेंशनल। तो इस टाइप से तीनों ऑर्डिनरी नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन तीनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप रिमेंबर रखेंगे। जब भी हम कभी मॉडलिंग करेंगे रॉड में हीट फ्लो की, या प्लेट में हीट फ्लो की, या ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस इन ए स्ट्रिंग, तो वो रेस्पेक्टिवली वन डायमेंशनल हीट फ्लो, टू डायमेंशनल हीट फ्लो और या लाप्लास इक्वेशन या वेव इक्वेशन की फॉर्म में मॉडल हो जाएगी। तो इस टाइप से ये लेक्चर हो गया है। आगे मैं अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं वो दिखाया गया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए एक ही लेक्चर को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, ये कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।